आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन हमने कहीं तिलक को उग्रवादी नहीं कहा। हमेशा उनका नाम किसके साथ लिया है? जो भारत का बेताज बादशाह हो, जो लोकमान्य उपाधि पाया हो, उसको उग्रवादी कहना मुझे उचित नहीं लगा। और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहना, आजाद भारत में आज इनको आतंकवादी कहा गया। यहां तक कि भगत सिंह शहीद हो गए और उनकी मां, बूढ़ी मां, जिसका पति भी डेथ कर चुका था, वो लकड़ी, जंगल से लकड़ी बीन कर लाती थी। आजाद भारत, जिसके लिए वो हंसते हुए अपने ही कनपट्टी पर अपने ही रिवाल्वर से पिस्टल दाग लिया। उसकी बूढ़ी माँ जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी और अपना जीव को पार्थिव चलाती थी। तो वो तो बटकेश्वर दत्त बाद में उनको लाए और कुछ उनकी व्यवस्था की। उनको लोग क्या कहते थे? चोर की माँ, हत्यारा की माँ। माइक क्या है जी? नहीं है। थोड़ी सी साउंड बढ़ जाएगी। तो इन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ठीक। तो उग्रवादी, आतंकवादी, ये चलिए नाम तो हमको नहीं लगता है कि इसको समझाने वाली चीज़ है। इतना आप लोग जरूर जागरूक हैं कि आप लोग भूल से इनको आतंकवादी नहीं कहेंगे, नहीं उग्रवादी नहीं कहेंगे। तीनों की विचारधारा क्या थी? तीनों का लक्ष्य क्या? बहुत देर से हम लोग नरम पंथ, गरम पंथ चर्चा कर रहे थे। तीनों का लक्ष्य क्या था? टारगेट क्या था? और तीनों इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या साधन अपनाते? चलिए, इन तीनों का टारगेट, लक्ष्य क्या था? तुम बताओ। आजाद भारत, देश को आजाद कराना। कितने लोग का मानना है कि तीनों का टारगेट देश को आजाद कराना है? तीनों का लक्ष्य क्या है? चलो तुम बताओ। हाँ, नरमपंथियों का लक्ष्य क्या था? आयरलैंड में मिला था, लेकिन जो गरमपंथी थे वो चाहते थे कि स्वराज मिले और हमारे ही भीतर शासन करे, किसी कानून के अधीन करे। और क्रांतिकारी इनका था स्वशासन, ये नहीं पा रही है। इनका था स्वराज और इनका कुछ नहीं। हाँ, और बताइए, बैठ जाइए और बताएं। हाँ, ये अंग्रेजों को रहने नहीं देना चाहते। हाँ?
ब्रिटिश रूल तो ब्रिटिश रूल नहीं था तो कोई और रूल था क्या? फेयर फेयर ब्रिटिश ब्रिटिश रूल, अनफेयर ब्रिटिश रूल क्या होता है? इस तरीके से वहाँ के अंदर होता है, मतलब खास व्यक्तियों तो को ब्रिटेन तो आज़ाद था। आजाद था, लेकिन वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था थी सेम वैसा ही वो यहाँ पर भी चाहते थे कि इस तरीके से यहाँ पर ब्रिटेन के लोग शासक चुनते थे, ब्रिटेन के लोगों को विदेश नीति का अधिकार था, ये सब चाहते थे नरमपंथी। हाँ, इस तरीके का ही चाहते थे। और कोई बतावे? अच्छा, तीनों का तरीका क्या था? नरमपंथी अहिंसा के थे पुजारी, नरमपंथी अहिंसा, नरमपंथी हिंसा के थे। नरमपंथी हिंसा। एक नरमपंथी तो ये क्रांतिकारी है, हाँ? क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी तीनों का तो तरीका बता। अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तीनों का मोटो है देश को आजाद ना। नरमपंथियों का एक माना जाता है, किताब में जैसा लिखा गया है, 3P इन लोग का तरीका था, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। लेकिन जो ये नरमपंथी थे, ये एकदम उल्टे थे, मांगने में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे हमारी चीज तो छीन कैसे छीन लेंगे? जाकर अंग्रेज से कहेंगे चल अब छीन ले रहे हैं तुमको। हाँ? आखिर कुछ तरीका बनाते होंगे ना। अपनी मांग को रखेंगे और अंग्रेजों को उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, वो अपनी मांग रखेंगे, नहीं मांगेंगे तो तब हिंसा करेंगे। हाँ? नरमपंथी कहते हैं हम मांगे नहीं रखेंगे। नरमपंथी का काम ये था हाँ। जो रूल कर रहे हैं हाँ। शासन मिले हाँ। दुकानें चीजें, लेकिन अब अहिंसा का सहारा लेकर के उसको सहयोग करें। शासन वही करे लेकिन सहयोग करें। हम सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे और गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। वो दोनों सहयोग करने वाले थे। और ये सब था कि वो हमारा अधिकार है, देश हाँ। हमारा है, लोग हाँ। हमारे हैं, संसाधन हमारा हाँ। है, लेकिन उसका अधिकार हम लोगों का है। हाँ। आप मानिए, नहीं मानेंगे तो हम दूसरा कदम उठाएंगे। क्या कदम उठाएंगे? जो भी मानना होगा वो जो मानना। अच्छा, क्रांतिकारियों का काम था वही की जहाँ पाओ वहीं मारो। अच्छा, क्रांतिकारी जहाँ चाहते थे वही मार देते थे। हाँ? आई पहले समझाते थे तब मारते थे। हाँ? आओ बिना समझाए मार देते थे। और वो समझाते थे, मारते नहीं थे। वो सिर्फ समझाते थे। वो केवल समझाते थे, ये और ये समझा करके मारते थे, और ये आई तुरंत के मार देते हाँ, थे। यही सबसे अच्छी परिभाषा है। यही सबसे अच्छी परिभाषा है। और बतावे कोई? सब पढ़ाना व्यर्थ। इतना देर से नरम पंथ, गरम पंथ, नरम पंथ, गरम पंथ समझाते आ रहे थे, सब गुड़ गोबर कर दिए। कह रहा है कि वो समझाते थे, आई समझा कर मारते थे, आई मारिए देते थे। ये कह रहे ये तीनों आजादी चाहते थे। वो बात सही है। और हाँ, अच्छा, वो आग्रह करते थे, हाथ जोड़ लेते थे। हाँ, वायसराय के सामने आग्रह करते थे। अच्छा, कहाँ पटिशन डालते थे? कोर्ट में? हाँ। अच्छा, वो पटिशन दाखिल करते थे। हाँ। अगर नहीं करेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? जैसे आंदोलन करना ही होना। अच्छा, ये बताइए, गांधी जी इन तीनों में से क्या थे? नरमपंथी थे? हाँ? नरमपंथी थे, उदारवादी थे। नरमपंथी, नरमपंथी की गरमपंथी? नरमपंथी थे, हम उदारवादी थे। नरमपंथी के कितने लोग मानने वाले हैं? गरमपंथी के कितने? नरमपंथी वाले हाथ उठाएं तो थोड़ा। हाँ, और गरमपंथी वाले और बहुमत में आ गए। लोकतंत्र बहुमत से चलता है और तुम तो अल्पमत अकेले हो। उनकी फिलहाल नरमपंथी थे, न गरमपंथी थे। हाँ, वो कुछ नहीं थे।
वो अपने वादी थे। अरे तीनों विचारधारा थी। अब तीन विचारधारा में नरमपंथी नहीं थे, गर्मपंथी नहीं थे, तो क्रांतिकारी थे। हाँ? अच्छा, तिलक और गांधी के बीच में कौन नरमपंथी? अगर ये दोनों में तुलना की जाए तो कौन नरमपंथी होगा, कौन गर्मपंथी? गांधी और तिलक नहीं ना? हाँ? सबका जवाब गर्म। आपको अभी तक समझे नहीं? अच्छा टॉपिक लिखा दिया, हम इंतजार की सब आ जाए। सर, शुरुआती दिनों में गांधी जी जो थे वो लिबरल थे, लेकिन 1942 तक आते-आते दो और ढाई का जो स्लोगन दिया था उन्होंने, वो थोड़ा सा उनका दूसरा पेज दिखाता है। हम 1916 की बात कर रहे हैं। 1916 में गांधी और तिलक दोनों जीवित थे। इसमें कौन नरमपंथी था, कौन गर्मपंथी था? गांधी तो सर हम 42 तो बात छोड़ दो। दोनों सेम थे, उस टाइम तक तो सेम थे। गांधी जी नरमपंथी थे तो फिर वो आंदोलन किए। हाँ। तीनों का टारगेट अलग था। इनकी आजादी टारगेट था ना, इनकी आजादी टारगेट। आजादी की अभी उस समय कोई बातें नहीं। नरमपंथी जो थे, उदारवादी जो थे, ये केवल संवैधानिक सुधारों के माध्यम से, अंग्रेज रहे वही देश पर शासन करते, लेकिन संवैधानिक सुधार यानी वही कानून बनावे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से। अब सुनो, अभी तक तो समझ लिया था। संवैधानिक सुधारों के माध्यम से देश की समस्या का लिखाया भी, समस्या का समाधान। आजादी भी कोई बात नहीं। एक अंग्रेज कानून बनावे, लेकिन ऐसा कानून बनावे जो भारतीयों के हित में, वही शासन करें, ऐसा शासन करें जो भारतीयों के हित में। जो कानून भारतीयों के विरोध में है, उन कानूनों को खत्म करें, ठीक ना? और ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीय समस्या का समाधान हो, और उनका कोई लक्ष्य नहीं। बात समझे कि नहीं? अंग्रेज ही शासन करे, अंग्रेज ही कानून बनावे, लेकिन कैसा कानून बनावे? हमारे हित में। अब हमारा हित क्या है, हमें विरोध क्या करना है, इसके लिए अपनी मांग को मनवाने के क्या करते थे? आवेदन, ज्ञापन, भाषण, लेख, शिष्टमंडल, प्रतिनिधिमंडल आदि का सहारा। जगह जगह जनता के बीच भाषण देता कि वो मांग क्या हो? लोकप्रिय, ताकि सरकार पर क्या पड़े? दबाव पड़े। वो जगह समय समय पर अपना ज्ञापन भेजते थे, शिष्टमंडल भेजते थे, प्रतिनिधिमंडल सरकार को याद दिलाते थे कि साहब हमने आपसे ये मांग रखा था, आप अभी तक पूरा नहीं किए। और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि जनता में अलोकप्रिय, यानी एक जन दबाव डालते थे कि जनता में हम प्रचार कर रहे हैं, आप पर प्रेशर पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे आप जनता में अलोकप्रिय हो जाए, ताकि सरकार उन मांगों को क्या कर सके? मान सके। मांगे भी क्या थी? ICS की परीक्षा भारत में कराइए, ब्रिटेन के साथ साथ भारत में कराइए, टैक्स में कमी कर दीजिए, सैन्य व्यय में खर्चों में कटौती कीजिए, विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में विस्तार कीजिए, मत देने के अधिकार में वृद्धि कीजिए। ये सब मांगे और इसका ये प्रचार करते थे किस माध्यम से? आवेदन, ज्ञापन, भाषण लेखा आदि के माध्यम, ताकि सरकार पर प्रेशर पड़े और ये काम वो कर सके। क्या चीज? आवेदन का मतलब क्या होता है? निवेदन करना कि साहब हम बहुत टैक्स हो गया,
आपसे आग्रह है कि इस देश में इतना टैक्स है, इस देश में इतना टैक्स है। आपका उदाहरण दीजिए, हमारी जनता का इतनी इनकम है, इतना आप टैक्स ही ले लेते हो, बचती जनता के पास कुछ नहीं है, जनता भूखमरी की शिकार हो रही है। इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, आप टैक्स हटाकर ज्ञापन सूचना एक ज्ञापन देना कि आपने टैक्स अधिक लगाया है, आपको बताया जा रहा है, आप इस टैक्स को आवेदन में ज्ञापन ज्ञापन सूचना के लिए दी जाती है। इसलिए आपका यह नीति हमारे जनता के विरोध। आवेदन मतलब आग्रह, निवेदन। भाषण देते थे लोगों के बीच में, अखबारों में लेख लिखते थे, ताकि इससे जनता में और सरकार के ऊपर वो विचार लोकप्रिय हो और सरकार मजबूर होकर उन मांगों को माने। क्लियर? एक क्या इनका लक्ष्य क्या था? अंग्रेजी देश पर शासन करें, हमारे हित में करें। इसके लिए वो समय समय पर जो समस्याएं आ रही है, कानून बनावे, उसको सुनावे। मांग इस बात। क्लियर? जो गणपंथी नेता उनका था स्वशासन। जो उन्होंने स्वशासन स्वराज को एक कर दिया। स्वशासन या स्वराज सेम शब्द है। ये स्वशासन का मान, स्वशासन जो है तिलक ने रखा। स्वशासन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तिलक। स्वशासन का मतलब क्या है? कि विधान सभाओं में इतना विस्तार करो, विधानसभा को इतना वोट दो, अधिकार दो कि जो कानून बन रहा है उसमें हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो कानून का निर्माण। आप देश प्रशासन करिए, आप यहां रहिए, लेकिन विधि जो निर्माण होगा वह हमारे अनुसार होगा, हमारे लोगों के द्वारा। तो हमारे यानी जनता के जो प्रतिनिधि हो वह विधि का निर्माण। इसी को स्वशासन कहा है। बात समझे कि नहीं? उसी को थोड़ा आगे मॉडिफाई करके स्वराज मतलब कि आप नाम मात्र का प्रमुख, वास्तविक सत्ता हमारे पास। जैसे राष्ट्रपति क्या है? देश का संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन करता कुछ नहीं। ऐसे ही गवर्नर या वायसराय रहे, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जिनकी सरकार बनेगी, जिनकी मंत्री बनेगी, जैसा मंत्री कहेंगे वो मंत्री कौन होगा? भारतीय होगा। और जैसा कहेंगे वैसा ही गवर्नर या वायसराय देश पर शासन। इसी को स्वशासन या स्वराज। बात समझे कि नहीं? ये लक्ष्य किसका था? गरीब का लक्ष्य स्वशासन। ये आजादी की बात नहीं करते थे, और इस मांग को मनवाने के लिए ये क्या करते थे? ये आंदोलन करते, धरना देते थे, बहिष्कार करते थे, स्वदेशी का प्रचार करते थे, स्वदेशी अपनाते थे, ताकि ब्रिटिश सरकार पर दबाव हो। वो सामान बेचने आया है, उनका सामान नहीं बिकेगा, वहां की सरकार मजबूर हो जाएगी हमारी मांगों को मानेगी। मतलब ये हम सरकार को घुटने टेकवा दें, नहीं तो हमारी मांग को क्या कर ले? ये काला लोग नहीं पकड़ते थे, ये खट से नहीं मार देते थे, बात किया नहीं बोले झोंका चला। ठीक ना? ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, इन सबों का सहारा लेते, ये जुलूस निकालते थे अपनी मांगों को लेकर। बात समझे कि नहीं? और इनका पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी, ये सबसे पहले किसने लक्ष्य रखा? क्रांतिकारी। इन लोगों का कहना है देश हमारा है, हम शासन करें, हमारे देश को तुम छोड़कर क्या हो? भागो। ये पूर्ण आजादी का सबसे पहले लक्ष्य किसने रखा? क्रांतिकारियों। और इसके लिए ये सरकार का भय प्रदर्शन करने के लिए इससे ये क्या करते थे? सरकारी खजाने को लूट लेना, बदनाम अधिकारियों जो भारतीयों का शोषण कर रहा है, उनकी हत्या, यानी ये डकैती, हत्या, बमबाजी,
इन सबों में सहारा देते। लेकिन ये सभी अंग्रेजों के दुश्मन नहीं थे, इसलिए इनको आतंकवादी नहीं। आतंकवादी क्या करता है, कहीं बम धमाका करा देता है। अब बम धमाका कराएगा तो उसमें कौन लोग मारे जाएंगे, प्रायः बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, और समाज में भय प्रकट करता है और अपनी मांगे मनवाता है। ये लोग उन अंग्रेजों के भी विरोधी नहीं थे जो भारतीयों के हित चाहते थे। ये उन अंग्रेजों के विरोधी थे जो भारतीयों को दमन करने के लिए जाते। ये बदनाम अधिकारियों की हत्या करने के समर्थक थे। अगर अंग्रेज भी भारतीयों का शुभचिंतक है तो उनके लिए उतना ही आदर का पात्र है जितने आदर के पात्र हमारे देश के नेता, ठीक ना। लेकिन अगर तुम हमारे लोगों की हत्या करोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। ये इस आदर्श, ताकि तुम डर करके मजबूर हो करके हमारे देश को छोड़ दो। इनका मानना था कि पश्चिम के लोग हैं ये हिंसक होते हैं, सठम साठ्यम समाचरे, ये अनुनय विनय की बात नहीं सुनेंगे। ये आग्रह वग्रह इनके लिए कोई मायने नहीं है। इनको तो उन्हीं की भाषा में शक्ति के बदौलत हमारे देश को गुलाम बनाए हैं, हम शक्ति के बदौलत देश को आजाद कराएंगे। ये इसके साथ पूर्ण आजादी का लक्ष्य तो कांग्रेस ने कब रखा, 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पंडित नेहरू जिसके अध्यक्षता में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया और पूर्ण आजादी का लक्ष्य रखा। तो 30 के बाद कांग्रेस का टारगेट, उसके पहले देश की आजादी का लक्ष्य कांग्रेस का नहीं था, चाहे नरमपंथी हो चाहे गर्मपंथी हो। अब महात्मा गांधी के बारे में मैंने पूछा तो तिलक और महात्मा गांधी, तिलक के अपेक्षा महात्मा गांधी अति गर्मपंथी, उदारवादियों के तुलना में तिलक गर्मपंथी। लेकिन गांधी के सामने अगर तिलक की जगह तो तिलक अति गर्मपंथी नजर आएंगे। बात समझे कि नहीं। गांधी जी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन ये सब शुरू किसने किया, ये गांधी ने ही लोकप्रिय बनाया, ठीक है ना। तिलक ने तो शुरुआत किया, गांधी उसको, तिलक अंग्रेजी सरकार का कोई रूल होता था, कोई कानून था, विरोध करते भी उस कानून को मानते थे। लेकिन तिलक, गांधी जी अगर गलत है तो गलत है, हम तुम्हारे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है करो। पहला उनका आंदोलन था चंपारण, और चंपारण जैसे ही वह जाना चाहे वहां के डीएम ने चंपारण जाने पर रोक लगा। अगर तिलक होते तो उसकी आलोचना करते, लेकिन वो चंपारण नहीं जाते क्योंकि वह कानून का पालन करते, डीएम के आदेश का अवहेलना नहीं करते। गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे चंपारण जाना चाहिए, इसलिए मैं चंपारण जाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई कानून इसको रोकता है, तुम जा रहे। ये पहला ही तिलक गांधी का आंदोलन एक नए चरण का, एक नए युग का आगाज था। डीएम ने मना किया, गांधी जी फिर भी गए। बात समझे कि नहीं। तो उनको लगता था कि अगर कोई कानून हमको लगता है गलत है, हम उसका उल्लंघन करें। सरकार को सूचित करते थे, तुम्हारे नमक कानून का उल्लंघन करूंगा फला टाइम फला जगह से, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अरेस्ट करो। कोई गोपनीय नहीं रखते थे कि छिप करके गए वहां खड़ा हो गए उल्लंघन कर। वो पहले सरकार को अखबार में ले भी लिखते, वायसराय के पास पत्र भेजते थे, तुम्हारे फला कानून का मैं उल्लंघन करने जा रहा हूं, और करते लगे तो अरेस्ट करना। तो तिलक में और गांधी में ये चूंकि नरमपंथी, इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं मानता। ये 1885 के ऊपर, उस समय तो देश, भारत एक देश है, यही विचार नहीं, जो जहां का बंगाल के लिए बंगाल ही देश था, उनके लिए संयुक्त प्रांत उतना ही विदेश था जितना अंग्रेज। भारत एक राष्ट्र है ऐसी अवधारणा ही नहीं। 1857 का महाविद्रोह इसलिए नहीं हुआ कि भारत देश को आजाद कराना, सबकी अपनी अपनी मांगे थी, क्योंकि सबका दुश्मन एक था इसलिए सब एक थे।
इसलिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ राष्ट्रीयता के अभाव में। रानी लक्ष्मीबाई ने तो कैनिंग के पास खबर भेजा कि मेरा झांसी मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारा इस विद्रोह में सहयोग करूं। लेकिन जब कैनिंग तैयार नहीं हुआ तब जाकर के रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेंशन चाहते, पेंशन मिल जाता उनको, कोई टेंशन नहीं था। बात समझे कि नहीं? सबके सैनिक के अपने मांगे थी, उनको प्रमोशन नहीं, उनका वेतन बढ़ नहीं रहा था, उनके साथ भेद, अगर ये सब खत्म कर दिया जाता सैनिक उनके साथ खुश थे। किसान, टैक्स की दर था, टैक्स कम हो जाता, किसान संतुष्ट थे। चूंकि सबका दुश्मन एक था, इसलिए सभी राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है, यह अवधारणा आधुनिक काल की थी। बात समझे कि नहीं? तो उस समय ये सब नेता राष्ट्र की बात की, भारत एक राष्ट्र है, हमारे मांग को मानिए, ठीक है ना? सरकार की नीतियों का आलोचना, ये बड़ी चीज थी, पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो जिस समय के ये नेता होते थे उस समय के लोग क्रांतिकारी कहे जाएंगे, एक नए विचारधारा का आगाज किया। लेकिन अब इन्हीं के प्रचार का परिणाम हो कि धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। तो अब ये मांगे वहीं तक थी, लेकिन इन्हीं ने प्रशिक्षित किया, तो ये वर्ग उत्पन्न हुआ। आने वाली पीढ़ी ये विचारों से इनके अपेक्षा, ये कदे खाई अब उन्होंने भी नहीं, अब तो आंदोलन, अब तो बहिष्कार, अब तो सरकार को घुटने पर लाना है। ये जो तिलक शुरू किए तो उस समय के लोग क्रांतिकारी, गांधी ये सब कुछ नहीं, हमें निरीक्षण करना कि तुम्हारा कानून ठीक है, नहीं ठीक नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। बात समझे कि नहीं? अब तिलक, गांधी में, नेहरू में देखा जाए, सुभाष बाबू में देखा जाए, तो गांधी जी नरमपंथी प्रतीत हो, ये लोग उनके हर आने वाली पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी के पेशा विचारों में क्या थी? गर्म था। बात समझे कि नहीं? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? वही पुराने नेता, उन्होंने ही जो राष्ट्रवाद फैलाया, उसी का परिणाम हो गया आने वाली पीढ़ी और अधिक। आज आपके पिताजी ने जितना विकास किया, लेकिन अब आपको लगता होगा कि पिताजी थोड़ा पुराने सोचते हैं, नहीं? अगर हमारे अनुसार परिवार चलता ना, तब परिवार का तेज गति से डेवलपमेंट होता। हर युवा को 22-24 वर्ष के जब लड़का हो जाता है तो उसके पिता के विचार और उसके विचार में अंतर नजर आता है। वो अपने पिताजी को क्या सोच का साबित कर देता है? पिछड़ा सोच। अपने को क्या बोलता है? आधुनिक सोच। लेकिन आपके पिताजी, आपके दादाजी के बारे में भी यही ख्याल रखते थे, और आपका लड़का जो होगा वह आपके बारे में यही ख्याल होगा, क्योंकि तब तक देश डेवलप कर गया। अब जब देश डेवलप कर गया, उस समय की वो उपज उसकी वो अपने विचार का लेकर के उत्पन्न हुआ है। आप अपने समय के लेकर के, तब तक देश आगे बढ़ गया, आप वही ख्यालात में डूबे रहोगे। बात समझे कि नहीं? तो आप पीछे नजर आते हैं और आने वाली पीढ़ी आपके अपेक्षा अधिक आधुनिक नजर आती है। ऐसा होता है कि नहीं? अगर पिताजी के विचार इस उम्र में लगे कि बेहतर है, वो तो जो कह रहे हैं बस समझिए आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप पीछे हैं। आपके विचार और उनके विचार में अंतर होना ही चाहिए। अब 2000 पहले का भारत और 2000 के बाद का भारत, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, हमें पैसा मंगाना होता था घर से, तो हम पत्र भेजते थे। इलाहाबाद से देवरिया घर तक पहुंचने में समाचार 5-6 दिन का लग जाता था। फिर पिताजी मनी ऑर्डर करते थे, वो मनी ऑर्डर 5 दिन में पहुंचता था। यानी आज हमें पैसा महसूस हुआ 15 दिन पहले, तब जाकर 15 दिन बाद मिलता। फिर क्या आया? एटीएम का। पिताजी एक का अकाउंट है एटीएम इलाहाबाद में, लड़कों के पास है। फोन कर दिए, पिताजी इतना पैसे की आवश्यकता, निकाल ले रहा हूं। नहीं, अब क्या आ गया? पेटीएम का। मोबाइल है तो सब है, कहीं पैसा चल लेकर चल रही। पाकिटबारी आज नहीं होती है, खत्म हो गई। पहले पाकिटबारी होती थी, लोग पैसा लेकर जाते थे, चाय होते थे, काट लेते थे। अब क्या है? अब कोई पता चला पर्स खाली है, 100 रुपया लिया है, चल दिया मुंबई,
नहीं, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो ये बदलता हुआ परिवेश है। हम लोग के समय में आज अमेरिका में हमारा मित्र है, हम कभी आमने सामने मिले नहीं हैं, लेकिन वो क्या खा रहा है, कैसे कमरा सजाया, क्या सब हम यहीं बैठ करके देख रहे हैं। हमें कभी अमेरिका जाना नहीं। क्या 2000 के पहले ऐसा हम सोच सकते थे? फोन पिक्चर देख करके बात करेंगे, ये 2000 के पहले नहीं कर पा। तो उस समय की पीढ़ी की सोच और आज की पीढ़ी की सोच एक ही रहेगी। जाहिर सी बात है, अब 5G 4G 5G के जमाना आ रहा है? हाँ, अब तो खत्म हो रहा, अब ये AI का जमाना आ रहा है। अब फोटो देख कर भरोसे नहीं है कि सही वाला है कि नकली वाला है। आने वाले समय में सामने बैठ कर रहा है, चाय पी रहा है, आप ही का मित्र, और पता नहीं चलेगा वही है कि उसका कोई क्लोन है। हम किससे बतिया रहे हैं, बात समझे कि नहीं? तो आने वाली समय और अधिक मालूम। तो यही स्थिति देश की आज़ादी में था। हर पुरानी पीढ़ी से जो आधुनिक पीढ़ी होती थी, बाद वाली पीढ़ी हुई, वह उस पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा गर्मपंथी। समझे नहीं? ये तीनों के बीच का अंतर है, एकदम ध्यान में रखिएगा। मेंस लिखना है ना, तो ये सब चीजें दिमाग में एकदम खाका क्लियर होना चाहिए। उगाच पांच वाली नहीं कि विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। हालांकि हम बताए हुए हैं, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, ठीक ना? अब गोपाल कृष्ण गोखले कभी आंदोलन के बारे में नहीं सोच सकते थे, बात समझे कि नहीं? ये शुरुआत तिलक ने किया था आंदोलन को बाहर। उनके लिए बंग मुद्दा कौन? उनके लिए तो एक मुद्दा था राष्ट्रवाद को जगाने का। इन लोग बंगाले तक सीमित रखे, ये भी गर्मपंथियों के दबाव में किए थे। सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग है लाला लाजपत राय ने के दिल्ली का आऊं सत्य के लिए आग्रह करना, जो गांधी जी का सबसे बड़ा अस्त्र था। अगर हमें सत्य नजर आ रहा है तब हम नहीं झुकने वाले। बात समझे कि नहीं? वो तुम्हारी कानून उसकी मान्यता देती है नहीं देती, इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ये गांधी जी, ये तिलक नहीं। तिलक कानून के दायरे में रह करके सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। गांधी जी को कानून का कोई दायरा नहीं था। असहयोग, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। अवज्ञा, अब हम आपके कानून की अवहेलना करेंगे। भारत छोड़ो, अब उसके लिए जो कदम उठाना पड़े, तुम देश छोड़कर भागो। ये गांधी थे। बात समझे कि नहीं? अब ये भारत छोड़ो, ये कभी तिलक सोच सकते थे? क्योंकि तिलक के समय का राष्ट्रवाद और गांधी के समय का राष्ट्रवाद जमीन आसमान। तिलक के समय में शहर के कुछ पढ़े लिखे लोगों ही देश के बारे में सोचते थे। गांधी जी एक आह्वान करते, गांव की जनता उमड़ पड़ती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ा, वैसे वैसे हमारे नेताओं का जो सोच है उसका दायरा बढ़ा। भाई नेता तभी तो शक्तिशाली है जब उसके पीछे जन समर्थन है। वो खूब सरकार से दो दो हाथ कर देगा, पीछे कोई है नहीं, तो 2 पुलिस लगा कर सरकार दौड़ा लेगी। लेकिन जब 1 लाख लोगों को लेकर पहुंचेगी तो सरकार को हमला करने में सोचना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ा, वैसे वैसे हमारी मांगे क्या होती गई? बढ़ती गई। क्लियर? चलिए, अब क्रांतिकारी आंदोलन जो था, क्रांतिकारी जो आंदोलन था, एक क्रांतिकारी जिसको उग्र राष्ट्रवाद भी कहा, यानी राष्ट्रवाद की उग्र अभिव्यक्ति। तो उग्र राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी विचारधारा सबसे पहले कहाँ आई? यह विचारधारा सबसे पहले महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में पहले सबसे पहले यह विचारधारा चित्पावन ब्राह्मणों, उग्र राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों। धीरे धीरे यह आंदोलन महाराष्ट्र में, यानी क्रांतिकारी आंदोलन का बीजारोपण जो है वह महाराष्ट्र से माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग आज भी उग्र, बड़े उग्र। बाला साहब ठाकरे वगैरह थे, पाकिस्तान के नाम पीछे खोद देते थे। अभी भी देखते हैं वो सब वो आंदोलन बीच वाला नहीं करते हैं साहब,
लगता है मराठी को प्रचार करना है तो हिंदी भाषियों को मार मार कर भगाना शुरू कर दो। वो बीच वाला नहीं, वो सब विचारों से उग्र होते हैं सब, ठीक ना। तो उग्र राष्ट्रवाद महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण में आए, जन्म यहां से पहुंचा कहां, बंगाल। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहां हुआ, बंगाल। भले महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ लेकिन सबसे ज्यादा फला फूला कहां, बंगाल में। फिर एक पंजाब, संयुक्त प्रांत, दिल्ली, मद्रास होते हुए पूरे भारत में, पूरा भारत इसकी चपेट में रहा। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहा यह आंदोलन, यहां से आगे बढ़ा। फिर ब्रिटेन, लंदन में पहुंचा। ब्रिटेन में क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना। एक कनाडा पहुंचा, यूएसए पहुंचा, जर्मनी पहुंचा, जापान पहुंचा और विश्व के तमाम देशों को अपने घेरे में ले लिया, ठीक ना। चारों तरफ जहां जहां भारतीयों को मौका मिला वहीं से इस आंदोलन का समर्थन हुआ, सहयोग हुआ और आंदोलन को फैलाने का प्रयास हुआ। यानी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, सबसे अधिक फला फूला कहा, बंगाल में, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में पहुंच गया और भारत तक ही इसका दायरा सीमित नहीं रहा, या विदेशों में भी अपनी पैठ बनाने में क्या रहा, सब क्लियर ना। तो इसी क्रम में लिख ली विचारधारा। हाँ, चित्पावन जगह नहीं है, ब्राह्मणों की एक नस्ल है चित्पावन। जैसे तिवारी होते, शुक्ला होते, मिश्रा होते हैं, वैसे ही चित्पावन ब्राह्मण। तिलक कौन थे, चित्पावन ब्राह्मण थे। गोखले कौन थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, ठीक ना। लिखिए नीचे हेडिंग डालिए, महाराष्ट्र, एक जगह था। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का बीजारोपण। हो गया, बहुत धीमा लिखता है। हाँ, लिखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का बीजारोपण महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों ने। क्रांतिकारी आंदोलन का बीजारोपण, सूत्रपात महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों ने। इन क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत, तिलक थे। इन क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत तिलक थे। तिलक ने भारत में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए, भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए 1893 में, 1893 में क्या मनाया, गणपति उत्सव। हाँ, गणेश जी के गणपति उत्सव। और 1895 में और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू।
1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। शिवाजी, महाराष्ट्र के शिवाजी नहीं जानते हो? छत्रपति शिवाजी, संभाजी, उनके लड़के पिता शाहजे भोसले, नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? कहाँ से आ गए बजाकर? पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं रहा। तो जो जिस देश का नागरिक शिवाजी के बारे में न सुना हो, चंद्रशेखर आजाद का नाम न सुना हो, गांधी जी के बारे में कहीं पते नहीं है, वह नागरिक है कि नहीं है? शिवाजी हमारे देश के छत्रपति शिवाजी, जब ये माना जाता है कि मुगलों की सत्ता खत्म नहीं हो सकती है, तब शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श दिया और स्वराज की घोषणा किया पहली बार शिवाजी ने, और कहा इन मुगलों को भारत से क्या करना है, भगा देना। और उन्होंने साउथ में एक राज्य की स्थापना की और धीरे धीरे भारत से मुगलों को खदेड़ने वाला कौन था? भारत की रक्षा के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध 1861 में हुआ और उस 1861 में मुगल शासक युद्ध में नहीं शामिल हुए, मराठे। यानी भारत की रक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई? इतना तेज मराठों का उत्थान हुआ। उसका शुरुआत किसने किया था? शिवाजी। कह रहा है शिवाजी कौन? शिवजी, ठीक ना? शिवाजी सुनिए भाई, इतना जानिए आप लोग। ये कोचिंग में पढ़ाने वाली सब्जेक्ट बात थोड़े है। इतना आप नहीं पढ़ कर आए हैं तो हम कितना बताएंगे? इतिहास छोटा मोटा थोड़े है, ठीक ना? तो इन्होंने उसी शिवाजी का महोत्सव मनाना शुरू किया। एक गणपति उत्सव होता था, गणेश जी की मूर्तियां रखी जाती थी और वहीं पर राष्ट्रवादी बातें लिखी जाती थी। जगह जगह शिवाजी मंच सीन होते थे और देश में राष्ट्रवाद का के ऊपर भाषण देते थे। और इस तरह शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना का ये क्या करते थे? अपने विचारों का प्रचार करते थे। लिखिए, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, नीचे लिखिए एरो देकर, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए तिलक ने केसरी, केसरी किस भाषा में था? मराठी। केसरी तथा मराठा, मराठा किस में निकलता था? अंग्रेजी। ब्रैकेट में लिख दीजिए अंग्रेजी, हाँ, मराठी में।